ठीक है, शुरू करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, राइट? यार बताओ क्लोरोप्लास्ट है क्या पहले, एनीवन? एक सेल ऑर्गेनेल है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में। कुछ नया बताओ। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल खंड है उसमें। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम क्या होता है? प्लास्टिड्स, सॉरी, मैग्नीशियम। 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 अच्छा। और वहाँ पे और क्या मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरियल? नाइट्रोजन। हम्म। नाइट्रोजन, मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोकार्बन टेल। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का जो सेंट्रल एटम मैग्नीशियम पाया जाता है, वहाँ पे मैग्नीशियम की जगह और क्या होता है, उसका नाम डिफरेंट है और कोई ऑर्गेनिज्म में? आयरन होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है, साइटोक्रोम। कॉपर होता है। हाँ, साइटोक्रोम साइटोक्रोम सेंटर में होता ऐसा है। बोलते हैं। आयरन कॉपर सेंटर। ठीक है। किसी को पता है क्लोरोप्लास्ट का मतलब हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ? हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ? देखो, हम जो सोचते हैं कि हम है, वो हम है नहीं, मतलब समझ रहे हो वो बात को? हम जो है, हमको किसी ने दिया है। कौन दिया है भाई? हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने सब कुछ दिया है। इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ा है सबने? हाँ सर। यस सर। विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कुछ नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो सेल को चलाते हैं, वही वही फोटोसिंथेसिस, मतलब वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करते हैं, राइट? भाई वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते, सिंपल सा बात है। तो याद रखना, इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी ऑलवेज इनहेरिटेड बाय, बोलो, पेरेंट्स में मदर से होगा या फादर से होगा? जेनेटिक्स में तुम्हारा ये हो चुका है। मदर से। मदर। एग्जैक्टली। इसलिए हम मम्मी को ज़्यादा प्यार करते हैं पापा से कंपैरेटिवली, ठीक है? ऐसा नहीं है। अरे रे, तुमको पता नहीं है, मतलब ये क्या, बॉयज़ प्यार करते हैं मम्मी को ज़्यादा, ठीक है? ऐसा नहीं है सर, हम भी प्यार करते हैं। अच्छा, ठीक है, वो एक्सेप्शन होता है, मतलब जस्ट मैंने बोला याद रखने के लिए, तुम ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है? और देखो, जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको क्यों ऑर्गेनेल बोला जाता है? क्यों लाइसोसोम को हम ऑर्गेनेल नहीं बोल सकते? हम्म। सर मतलब एक सर वो सिंथेसिस होता है। प्रोकैरियोट्स। सर वो न्यूक्लियस। पहले क्लोरोप्लास्ट। प्रोकैरियोट्स थे, उसके पास न्यूक्लियस, अलग से न्यूक्लियस है। मोस्टली ऑर्गेनेल जो है उसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि डबल मेम्ब्रेन होता है तो उसको हम ऑर्गेनेल बोलते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेल है क्योंकि वो डबल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है? इसीलिए इनको ऑर्गेनेल बोला जाता है। बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी ऑर्गेनेल है, बट मेनली क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया को सेल ऑर्गेनेल के हिसाब से कंसिडर किया जाता है, ठीक है? सर, हाँ। सर देन पर्टिकुलरली हम सेल, एक ऑर्गेनेल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं दैट दोज हैव अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और समथिंग अदर लाइक दैट? देखो, ऑर्गेनल ये है कि जिसका सेल, मतलब सेल में स्पेसिफिक काम होता है, उसको ऑर्गेनल बोला जाता है, ठीक है? स्पेसिफिक काम कैसे होता है? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, तीनों मान लो, तीनों में न्यूक्लियस में यस सर। वहाँ पे पोरिन है, माइटोकॉन्ड्रिया के सेल हाँ मेम्ब्रेन सर। में पोरिन है, और क्लोरोप्लास्ट के सेल मेम्ब्रेन में पोरिन है, ठीक है, राइट? तो वो जो, कोरिन है। हाँ, यस सर। तीन जगह पे पोरिन है, वो क्या करते हैं ना, सिलेक्टिवली परमेबल बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को साइटोप्लाज्म से, ठीक है? जब सिलेक्टिवली उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तभी
तभी जाकर हमारा जो मान ले क्या क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं, ठीक है। बट हमारा जो क्लाथरिन मेडिएटेड एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस हो गया वो गोल्गी के थ्रू होता है, बट यार वो डबल मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए उस उसके अंदर डिफ्यूज होना, उस मतलब एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस वहाँ पे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से पॉसिबल हो सकता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया से कोई भी मॉलिक्यूल बाहर या अंदर नहीं आ सकता है अच्छे से, तो वहाँ पे उसको पोरिन का हेल्प लेना पड़ेगा। पोरिन और भी बहुत सारे ट्रांसपोर्टर है, उनका हेल्प लेना पड़ेगा। तो इसीलिए जो डबल मेम्ब्रेन है मतलब वहाँ पे डबल प्रोटेक्शन है, ठीक है। जो पोरिन है वो वहाँ पे कुछ सिलेक्टिवली आयन को परमेबल करते हैं, और जो कुछ मेटाबोलाइट्स या कुछ रह गया, कुछ के क्या कंपाउंड कुछ रह गया और कुछ कंपाउंड, तो वहाँ पे जनरली और बहुत सारे, जैसे कि हमारा ट्रांसपोर्टर हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एबीसी ट्रांसपोर्ट है, एबीसी ट्रांसपोर्टर है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए। ऐसे ही स्टार्च ट्रांसपोर्ट के लिए क्लोरोफिल में बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स है, ठीक है। जो तुम एमएससी जब जाओगे तब देखोगे कि स्टार्च कैसे ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर, ठीक है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो इसीलिए उसको ऑर्गेनेल बोला जाता है, क्योंकि डिफरेंशिएट होता है वो साइटोप्लाज्म से, ठीक है। Yes, sir. Okay. So chloroplast is considered as the site of the photosynthesis in plants. Leaves are major location of the photosynthesis. देखो लीव्स में कितना टाइप का सेल होता है, कौन बोलेगा? 2 टाइप, क्या क्या होता है? पैलिसेड और मेसोफिल। तो मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? पता क्योंकि नहीं। मेजर सेल कंटेन करता है जो नहीं सर, पैलिस मतलब बैक में और साइड में से ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। हाँ रंजीत क्या बोल रहा था? नहीं सर, वो मेसोफिल सेल मतलब वो डोर्सी में बैक साइड है लीफ का, इसीलिए। यार ये तुम्हारे लिए असाइनमेंट है कि क्लोरोफिल क्यों मेसोफिल सेल में है, ठीक है। देख के आना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों मेसोफिल में है, क्यों क्यों मतलब पैलिसेड में है बहुत, बट बहुत कम है कंपैरेटिवली। मेसोफिल में ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। सो ईच मेसोफिल सेल कंटेन 30 to 40 क्लोरोप्लास्ट, राइट। देन कमिंग टू नेक्स्ट, देखो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो मेनली 4 टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब 4 स्ट्रक्चर है। एक डबल मेम्ब्रेन, मतलब विच इज कंटिन्यू अप टू, मतलब आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। देन स्ट्रोमा, जो लार्ज सॉल्युबल इंटीरियर, मतलब जो सेल क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जब हम इमेज दिखेंगे वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। देन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन सिस्टम, देन इंट्राथाइलेकॉइड स्पेस और ल्यूमेन, ठीक है। और इंट्राथाइलेकॉइड जो स्पेस और ल्यूमेन है वो स्ट्रोमा के कंपैरेटिवली उसका पीएच डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब पीएच 4 रहता है इंट्राथाइलेकॉइड स्पेस में। याद रखना, कभी कभी आ जाता है बट उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये याद रखो कि जो इंट्राथाइलेकॉइड स्पेस है वहाँ पे पीएच बहुत कम होता है, मतलब ल्यूमेन में कंपैरेटिवली टू स्ट्रोमा। ठीक है, ये है क्लोरोप्लास्ट का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का स्ट्रक्चर। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका आउटर वॉल, इनर वॉल, देन यहाँ पे जो थाइलेकॉइड है, ठीक है, वो सब अरेंजमेंट हुआ है कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, जो डॉट डॉट दिख रहा है, ठीक है। और थाइलेकॉइड उनके बीच में वो जनरली इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको प्रोटॉन ट्रांसफ़र करना पड़ता है,
तो इसीलिए वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। वर्षा मैम तुमको प्लांट फिजियोलॉजी में हो गया क्लोरोप्लास्ट का मतलब फोटोसिंथेसिस शुरू हो गया है? नो सर। नहीं नो सर। ठीक है मैम शुरू करेंगे फोटोसिंथेसिस जब तुमको इसके बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला देख रहे हो ये है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये इमेज में देखो, और एनवलप है स्ट्रोमा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के पास चलते हैं उसके बाद। अच्छा ठीक है, यहाँ पे सबको इमेज अच्छे से दिख रहा है ये वाला स्लाइड जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है? हाँ सर। ओके देखो यहाँ पे कैसे अरेंजमेंट हुआ है। जो थाइलाकॉइड है वो थाइलाकॉइड के अंदर का जो स्पेस है ल्यूमेन, उसको ल्यूमेन बोला जाता है, राइट? ठीक है, वो ल्यूमेन का जो पीएच है वो 4 होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर का पीएच होता है वो जनरली 6 के आसपास होता है, ठीक है। और थाइलाकॉइड के अंदर भी मतलब थाइलाकॉइड स्पेस जो है वही ल्यूमेन है, और उसको मतलब जो पूरा यूनिट है थाइलाकॉइड का उसको हम बोलते हैं ग्रानम। देन स्ट्रोमा जो खाली स्पेस है क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट फोटोसिंथेसिस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं क्लोरोप्लास्ट से, और कभी कभी उन क्लोरोप्लास्ट में भी जीनोम होता है ना, उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस थाइलाकॉइड में, ओके सर। ठीक है। थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे ही होता है। सर हाँ अभिषेक। सर सर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ थाइलाकॉइड का पिक्चर है आपके पास? है, आगे चलकर देखेंगे भाई, सब्र करो, ये सर। ठीक है। यहाँ पे देखो जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है वो सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है, और 4 पायरोफिन रिंग, ठीक है, और एक हाइड्रोकार्बन टेल, ठीक है। यही याद रखना, सेंट्रल एटम के बारे में क्वेश्चन आता है कि जो सेंट्रल एटम है वो क्या है क्लोरोफिल में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लोरोफिल। मतलब देखो टॉपिक बहुत पुराना हो गया है ना, अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मेनली रिलेटेड टू क्लोरोप्लास्ट के जीनोम जो अच्छे अच्छे एग्जाम में, बट हमारा सीपीटी वगैरह में यही आएगा कि क्लोरोफिल का वो सेंट्रल एटम क्या है, वो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, ल्यूमेन का पीएच कितना होता है, यही सब आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। सर क्लोरोप्लास्ट के जीनोम के बारे में बता दीजिए। हाँ 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 बताऊंगा भाई, डोंट वरी। तो फंक्शन के ऊपर आते हैं, एक एक करके चलते हैं, ठीक है। फंक्शन के ऊपर आते हैं। देखो मेनली क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन ये होता है कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिसके लिए टोटल वर्ल्ड अभी चलता है, मतलब सब लोग खाना खा पाते हैं। देन स्टार्च सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस, एमिनो एसिड सिंथेसिस, पिगमेंट सिंथेसिस। हम जो पिगमेंट देखते हैं टमाटो का कलर क्यों रेड है, वो पिगमेंट वाला सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट अपना न्यूक्लियोटाइड खुद सिंथेसिस करता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, अपना प्रोटीन अपना न्यूक्लिक एसिड सब कुछ क्लोरोप्लास्ट आप सिंथेसिस करता है, वो न्यूक्लियस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है। सबसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि अभी जो रिसर्च चल रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड,
यार सॉरी यार, दोस्त लोग आ कोई भी आ रहा है कभी भी। ठीक है। अभी जो रिसर्च चल रहा है, ठीक है, तो मेनली वो रिलेटेड टू जो क्लोरोफिल है। मतलब हमको इतना मॉलिक्यूलर लेवल पे अभी भी पता नहीं है कि जो क्लोरोफिल का इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है वहाँ पे क्या चल रहा है, थाइलाकॉइड में क्या चल रहा है, क्योंकि हम देख नहीं सकते। और वहाँ पे जो रिएक्शंस होते हैं वो मतलब इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि उसको ट्रैक कर पाना पूरा रिएक्शन को बहुत ही टॉप टॉप लेवल का काम है। तो हमारे यूनिवर्सिटी में 2 प्रोफेसर काम कर रहे हैं उसके ऊपर। यार बहुत टाइम लगता है वो रिसर्च में, तुमको बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छा आना चाहिए वो रिसर्च के लिए, एलोंग विथ सेल मेम्ब्रेन, वो सब उसका मॉलिक्यूलर इवेंट तुमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो क्लोरोफिल का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है? देखो, हमको कोई जीन न्यूक्लियस डीएनए में, मतलब हमारा क्रोमोसोम में हमको उसको म्यूटेट करके या उसको मॉडिफाई करके वहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कोई गेस करके बताएगा कि क्या फैक्टर होते हैं जो हमको इनहिबिट करते हैं, मतलब हमको दिक्कत देता है जब हम जीन न्यूक्लियस में एक्सप्रेस करते हैं? कोई भी यार सोचो एक बार कि क्या वो चीज़ है जो हमको इनहिबिट करता है, मतलब हमको आज ये ड्रॉबैक रहता है न्यूक्लियस में। कृष्णा, रंजित, स्वस्तिका, कोई भी? तो मतलब पूरा न्यूक्लियस को इनहिबिट कर देता है। नहीं, देखो, जब ठीक है मैं ही बोल देता हूँ। देखो, जब हम न्यूक्लियस में कुछ भी जीन, कोई भी जीन एक्टिव करते हैं भाई, वो 100% एक्टिव होगा हम ये बोल नहीं सकते, क्योंकि न्यूक्लियस में बहुत सारे फैक्टर रहता है भाई जीन एक्टिवेशन, जैसे कि क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन, हिस्टोन मॉडिफिकेशन। वो उतना ज़्यादा मतलब सिंपल होता है कि हाँ भाई, हम हमारे डीएनए डाल दे। सर हम्म। सर मतलब जो एंजाइम है जो डीएनए और आरएनए को कट कर देता है और डाइजेस्ट कर देता है, वही वाला। अरे नहीं नहीं, वो वाला तो अलग है भाई। डाइजेशन तो बहुत दूर की बात है। वो तो मतलब मैं जीन एक्सप्रेशन के बारे में बोल रहा हूँ। देखो, क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन, हिस्टोन मॉडिफिकेशन जो होता है वो जनरली क्या होता है, वो जनरली हमारा जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, मान लो हमारा एक जीन है, कोई भी रीजन में है, वहाँ पे क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन, मतलब जो न्यूक्लियर फैक्टर एक होता है वो जाके इंड्यूस करता है जीन एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो वो क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन के थ्रू होता है, जो हिस्टोन मॉडिफिकेशन हो या क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन हो। जब तक हिस्टोन ओपन नहीं होगा, क्रोमेटिन ओपन नहीं होगा, तब तक वो जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। वो मतलब न्यूक्लियस में जब हम, मतलब क्रोमोसोम में जब हम डीएनए को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं जीन को, तभी ये दिक्कत आता है। बट क्लोरोप्लास्ट में ये है कि वहाँ पे हिस्टोन मॉडिफिकेशन नहीं होता है, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन होने के वजह से सबसे फ़ायदा हमको ये है कि हम वहाँ पे बहुत सारे जीन को इंड्यूस कर सकते हैं जो डायरेक्टली क्लोरोप्लास्ट में ही हमको प्रोडक्शन देगा। और क्लोरोप्लास्ट, देखो हमारा मतलब सेल तो एक ही है ना, मतलब न्यूक्लियस एक है, बट क्लोरोप्लास्ट तो बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है ना। ठीक है, जो प्रोटीन कंपैरेटिवली मिलता है हम जब डीएनए में मॉडिफिकेशन करते हैं और क्लोरोप्लास्ट में मॉडिफिकेशन करते हैं, जीन इंसर्ट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब 10 टाइम्स 12 टाइम्स हायर होता है क्लोरोप्लास्ट में। बट क्लोरोप्लास्ट में डीएनए मॉडिफिकेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली, क्योंकि अभी उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब जितना रिसर्च सेल न्यूक्लियस में हो चुका है, न्यूक्लियर डीएनए के बारे में, वो क्लोरोप्लास्ट डीएनए के बारे में उतना ज़्यादा रिसर्च अभी तक नहीं हुआ है। ऊपर से हमको क्लोरोप्लास्ट का सब समझना पड़ेगा कि जो उसका मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन कैसे काम करता है, थाइलाकॉइड कैसे काम करता है, जीन कैसे एक्टिव होता है। ठीक है, किसी को क्लोरोप्लास्ट में रिसर्च करना है रिलेटेड टू जीन एक्सप्रेशन। अभी तो रिसेंटली ये जो भाई क्या है,
वैक्सीन तो प्लांट में प्रोड्यूस होगा आगे चलकर कुछ साल बाद, मान लो 50-60 साल के बाद ये क्लोरोप्लास्ट में ही वो प्रोड्यूस होगा। और तुम इजीली उसको प्रोड्यूस इसीलिए कर सकते हो, तुम क्रिस्पर cas9 वहाँ पे यूज़ कर सकते हो इंसर्ट करने के लिए तुम्हारा सीक्वेंस। नहीं तो तुम डायरेक्टली बहुत सारे टैलेंट वगैरह है उसको यूज़ करके तुम इंड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखना क्लोरोप्लास्ट जीन एडिटिंग अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा टॉपिक है काम करने के लिए। कोई भी प्लांट बायोलॉजिस्ट को चाहिए, पूछना है तो भाई काम कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड फंक्शन क्या है इसके, जो जेनेटिक सिस्टम है जैसे मैंने बोला उसका ओन जेनेटिक सिस्टम है, ठीक है। दैट इंडिकेट्स दैट पाथवे इन्वॉल्व इन ए क्लोरोप्लास्ट encoded gene in at least some organism, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का जो जीन है, देखो सबको पता है बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, मतलब एक है बैक्टीरियल सिस्टम, जो उसका टैक्सोनॉमी है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। कौन सा राइबोसोम के ऊपर, कौन बोलेगा? 30th कौन सा राइबोसोमल आरएनए के ऊपर? आरआरएनए, 16S आरआरएनए के ऊपर बेस करके होता है, ठीक है। ऐसे ही जो जैसे कि 16S आरआरएनए वो कंजर्व है ना, क्लोरोप्लास्ट का जीनोम ऐसे ही कंजर्व है। मतलब तुम डिफरेंट प्लांट स्पेसीज या डिफरेंट फैमिली का जो क्लोरोप्लास्ट है तुमको डिफरेंट दिखने के लिए मिलेगा, कि ओनली बिकॉज ऑफ ये जो इनहेरिटेड जब होता है मदर के थ्रू इनहेरिटेड होता है, और इसमें म्यूटेशन का चांस भी बहुत कम रहता है कंपैरेटिवली टू न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। मान लो कोई बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है हमारे पास, एक सेल में 1000 क्लोरोप्लास्ट है, म्यूटेशन एक ही क्लोरोप्लास्ट में म्यूटेशन हुआ तो बाकी सब क्लोरोप्लास्ट तो सही है ना, ठीक है। जहाँ पे म्यूटेशन हुआ उसको सेल डीजेनरेट कर देगा, काम खत्म। ऐसे ही चलता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट के जो इनहेरिटेंस। तो आगे चलकर किसी को टैक्सोनॉमी पढ़ना है तो टैक्सोनॉमी में अभी सब कुछ मॉलिकुलर हो गया, तो क्लोरोप्लास्ट वहाँ पे बहुत अच्छा काम में आता है। तुमको क्लोरोप्लास्ट का जीन सीक्वेंसिंग करने के बाद राइस का डिफरेंट सीक्वेंस है क्लोरोप्लास्ट जीनोम का, अरबडोसिस का डिफरेंट है। ऐसे ही जितने भी तुम प्लांट देख रहे हो सबका डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट का जीनोम है। तो उसको आज ए टैक्सोनोमिक मार्कर, मतलब जो एक मार्कर के हिसाब से यूज़ किया जाता है स्पेसीज आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में या नेक्स्ट स्लाइड को चले? सर उसको कैसे यूज किया जाता है मार्कर? मार्क मार्कर मार्कर मतलब तुम ये मत समझो एक डिफरेंट कोई है डीएनए मार्कर जैसा वो यूज होता है, नहीं, मतलब क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है उसको आज ए मार्कर, प्लांट के मार्कर के हिस्सा, मार्कर मतलब मार्क करना, आइडेंटिफाई करना, राइट। तो जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है वो कंजर्व है थ्रू आउट द स्पेसीज, समटाइम थ्रू आउट द फैमिली, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जब तुम एक प्लांट स्पेसीज मान लो, तुम्हारे पास 3 प्लांट स्पेसीज है, बट तुमको पता नहीं चल रहा है कि वो कौन सा फैमिली से है, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा सिमिलरिटी है। तभी तुम तो टोटल जीनोम सीक्वेंस करके देख नहीं सकते, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है। तो तुम क्लोरोप्लास्ट सीक्वेंस करके देख सकते हो। क्लोरोप्लास्ट सीक्वेंस करोगे तो उसका मैक्सिमम मैच होगा, तो तुमको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो इस फैमिली से मैच कर रहा है, सो ये प्लांट वो फैमिली से बिलोंग कर सकता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट एक ही मार्कर, मतलब आज आइडेंटिफिकेशन यूज नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट का डीएनए, बहुत सारे फैक्टर वहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कभी कभी यूज किया जाता है, कभी कभी सेल का मतलब न्यूक्लियर डीएनए को यूज किया जाता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी में, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखो रिप्रोडक्शन कैसे होता है भाई, कौन बताएगा?
पिक्चर देख के बता दो। फ्यूजन सर। हाँ, फ्यूजन ही होता है, और उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बाइनरी फ्यूजन के अलावा। ठीक है। ऑल प्लांट एंड यूकेरियोटिक algal सेल हैव प्लास्टिड्स ऑल्सो वन टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बट प्लास्टिड ये डिपेंड करता है कि प्लास्टिड कब कहाँ पे रहेगा। मतलब ये मान के चलो कि हमको अभी सेल में स्टार्च डिपॉजिट के लिए ऑर्गेनेल चाहिए। ठीक है। सपोज मान लो विंटर आ रहा है मतलब प्लांट को थोड़ा स्टार्च ज़्यादा चाहिए, तभी क्या होगा ना, वो क्लोरोफिल सब डिजेनरेट कर जाएगा और वहाँ पे स्टार्च डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो वही है कि ऑल प्लांट यूकेरियोटिक algal सेल हैव प्लास्टिड्स। तो वो जो प्लास्टिड है क्लोरोफिल का, मतलब क्लोरोफिल इज ए पार्ट ऑफ प्लास्टिड और अमाइलोप्लास्ट वो भी एक पार्ट ऑफ प्लास्टिड है। ठीक है। और जो प्लास्टिड है, जो 4-5 टाइप का प्लास्टिड है, वो अपने अंदर इंटरचेंज होते रहते हैं काम के हिसाब से। ठीक है। देन क्लोरोप्लास्ट फॉर्म बाय डिवीजन दैट इज सेमी ऑटोनोमस। अच्छा, एक मैंने ऐड करने के लिए भूल गया वो चीज़ को यार। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो रेप्लिकेशन होता है, वो उसका टाइप क्या होता है? ये तो सबको पता है ना, होना चाहिए। हाँ सर, सेमी ऑटोनोमस। नहीं, रेप्लिकेशन का टाइप पूछ रहा हूँ। सेमी ऑटोनोमस तो सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव। हमारा रेप्लिकेशन कितना टाइप का है? 3 टाइप्स। क्या क्या? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव। अच्छा, हम डीएनए को कंपेयर करें, मतलब बी टाइप का डीएनए और सर्कुलर डीएनए को कंसीडर करें, तो रेप्लिकेशन कितना टाइप का होता है? सी टाइप ही होता है और वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। नहीं, और एक भी रेप्लिकेशन का टाइप है ना जो सेमी कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म होता है कि नहीं एक? Yes, sir. मैं वो पूछ रहा था। ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसका जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए है। ठीक है। वो सर्कुलर डीएनए होने की वजह से रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म वहाँ पे काम पे आता है मोस्ट प्रोबेबली। मतलब हाँ, वही है। मतलब वहाँ पे रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म से ही रेप्लिकेशन होता है। तो वो सेमी कंजर्वेटिव हो सकता है। मतलब सेमी कंजर्वेटिव ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव और रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म डिफरेंट। समझ रहे हो? मतलब दोनों होता है वहाँ पे। बस मैंने इसीलिए पूछा कि ऑल्दो दैट इज ए प्रोकैरियोटिक ओरिजिन एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के हिसाब से वहाँ पे जो रेप्लिकेशन होता है वो मतलब रोलिंग सर्कल वाला होना चाहिए। तुमको एग्जाम में ये आएगा तो फिर तुम वहाँ पे लिखना रोलिंग सर्कल वाला मैकेनिज्म होता है। नहीं, ये समझ के नहीं लिखना कि यूकेरियोट्स में है तो वहाँ पे रोलिंग सर्कल। इसीलिए मैंने जब पहले डिफरेंस दिया था, डिफरेंस में लिखा था कि यूकेरियोट में रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है सर, हाँ सर रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म और जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है उसके अंदर डिफरेंस क्या है? भाई, मैं तो तब से वही बोल रहा हूँ। देखो, दोनों डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव मतलब सेमी कंजर्वेटिव डीएनए जो पुराना डीएनए है उसको लेकर है। रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म इटसेल्फ पे टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव तेरा जो पुराना डीएनए है, ठीक है, उसको डिवाइड करके, मतलब पेरेंट और डॉटर में वो हाफ हाफ जाता है, इसीलिए हम उसको सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। ठीक है। नया आधा जाता है और मतलब पुराना वाला डीएनए हाफ रहता है, राइट? पुराना वन हाफ रहता है। बट रोलिंग सर्कल जो मैकेनिज्म है वो तो एक स्पेशल टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन है जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, जहाँ पे सर्कुलर डीएनए होता है।
और जो रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म है वो भी सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है, वो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है, बट जो रेप्लिकेशन का टाइप है वो है रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म, क्योंकि वो रोल होके वहाँ पे फॉर्क फॉर्मेशन होके, क्योंकि रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म में यहाँ पे फॉर्क फॉर्मेशन डिफरेंट है नॉर्मल रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन से। एड प्रणव कुमार उसामिना से देखो रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म वहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। ओके, सर मॉल बायो में सर। हाँ मोल बायो में है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन में है शायद, देख लेना बायो डीएनए रेप्लिकेशन के पास होगा, लगता तो है बायोमोलिकुल्स वगैरह में, देख लो एक बार, जस्ट डीएनए रेप्लिकेशन से पहले ही है। नहीं तो तुमको चाहिए तो मैं भी भेज दूंगा मटेरियल, मतलब मिल तो जाएगा कहीं पे भी। और एक बात याद रखो कि ये जो हमारा जो रोलिंग सर्कल मतलब जो भी फॉर्मेशन होता है क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको केमियोस्मोटिक जेनरेशन ऑफ एटीपी बोला जाता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। केमियोस्मोटिक, केमी CHEMIOSMOTI से केमियोस्मोटिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो पूरा प्रोसीड्यूर होता है वो वहीं पे ही होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर उनको प्रोटीन, बस प्रोटीन और एनर्जी जो होता है एटीपी वगैरह उसको ही बाहर भेजना पड़ता है, उसके सिवाय उनको मतलब कोई भी आधा काम वो आधे करके नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। इसीलिए उनको ऑर्गेनेल भी बोला जाता है, वो अपना काम अच्छे से करके फिर भेज देते हैं। और याद रखना जहाँ पे भी मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन, स्पेशली डबल लेयर का मेम्ब्रेन होता है, वहाँ पे तुमको पोरिन्स और ट्रांसपोर्टर मिलेगा। न्यूक्लियस में कौन सा पोरिन है, कौन बताएगा? रुको मैं ही रैंडमली पूछ लेता हूँ, एक सेकेंड। प्रियम बता, न्यूक्लियस में कौन सा पोरिन है, उसका टाइप क्या है? यस सर। न्यूक्लियस में जो पोरिन है, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे जो पोरिन है उसका नाम क्या है? अरे नहीं आता है तो बोल दो, और किसी से पूछ लेंगे, बहुत सारे हैं। न्यूक्लियोपोरी। हाँ न्यूक्लियोपोरिन है, ठीक है, न्यूक्लियोपोरिन बोला जाता है। देखो जहाँ पे भी डबल मेम्ब्रेन होगा वहाँ पे पोरिन होगा, तो ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट में भी पोरिन पाया जाता है, ठीक है। याद रखना ये चीज़ को, पोरिन न्यूक्लियस में भी पाया जाता है। और इसके बाद देखो डेवलपमेंट जो है, जब मैंने बताया कि 4 to 5 टाइप ऑफ मेनली प्लास्टिड होते हैं, सर टाइप ऑफ मेनली सर प्लास्टिड होते हैं। हाँ अभिषेक। हेलो सर। हाँ अभिषेक। सर क्लोरोप्लास्ट में जो पोरिन पोरिन होता है उसका नाम क्या है? उसको ही पोरिन ही बोला जाता है, मतलब देखो पोरिन एक ट्रांसपोर्टर, पोरिन ही बोला जाता है, मतलब नो सर, जैसे न्यूक्लियस का न्यूक्लियोपोरिन हो गया, इसी हिसाब से क्लोरोप्लास्ट का क्या होगा? मींस एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेम और सिर्फ पोरिन ही बुलाते हैं? नहीं, अभी तक जितना मैंने पढ़ा है वो उसको पोरिन या aqua पोरिन ही बोला जाता है, उसको पोरिन या aqua पोरिन ही बोला जाता है। एक्वापोरिन, ओके सर। ठीक है, aquaporin वो यस सर, थैंक यू। नॉर्मल प्रोटीन का aquaporin जो है वो नॉर्मल पोरिन ही है, ठीक है, जो है वो नॉर्मल पोरिन ही है, ठीक है। यस सर। ओके ओके। देखो टाइप ऑफ प्लास्टिड में एक है प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड क्या करता है, वहाँ पे जनरली वो मेरिस्टेम में पाया जाता है, प्रिकर्सर ऑफ ऑल द प्लास्टिड्स, ठीक है। मतलब प्रोप्लास्टिड इज द किंग, मतलब प्रोप्लास्टिड से सब कुछ फॉर्मेशन होता है।
इटेलियोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, सब कुछ प्रोप्लास्टिड से ही जनरेशन होता है। उसको बायोजेनेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एक है टॉपिक बायोजेनेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तुमको नहीं चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बस याद रखो कि बायोजेनेसिस एक होता है ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वो जनरली प्लास्टिड से ही होता है, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन तुम्हारे अंदर नहीं आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए है, मतलब अमाइलोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इटियोप्लास्ट, वहाँ पे डीएनए है कि नहीं? ऑल्दो वो इंटरचेंजेबल है, ऑल्दो वो इंटरचेंजेबल। हम्म। सर आपका वॉइस हाँ इको हो सर रहा है, होगा। सर आपका वॉइस इको हो रहा है। मेरा वॉइस क्यों इको हो रहा है भाई? अभी सही है ना? अभी सही है ना? सर ये सर जब और कोई माइक ऑन करता है तो शायद इको होता है। अभिषेक, अभी जो हो रहा है। हाँ अभी अभी ठीक है ना? हाँ सर। ओके। तो जो प्रोप्लास्टिड है वो किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है, इटियोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो यार फिर सोचो एक बार, जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर डीएनए है, मतलब अमाइलोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इटियोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए हो सकता है कि नहीं? क्योंकि वो अपने आप को खुद से मतलब चेंज कर सकते हैं। हाँ हो सकता है। होगा सर। हाँ हो सकता है, होगा ही, ठीक है। तो जो प्रोप्लास्टिड है, क्योंकि हमारा जब सेल डिवीजन, मतलब जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है, मतलब वो मदर से कोई भी प्लांट, मान लो कोई भी सीड होता है, सीड के अंदर तो ये नहीं होता है ना, वहाँ पे प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड कैसे होते हैं, कौन बोलेगा? जो सीड में है उसमें प्लास्टिड, मतलब जो स्टार्च है वो कहाँ पे रहता है? अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट में स्टार्च रहता है, क्योंकि सीड को बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, राइट? वो स्टार्च वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है वो टाइम पे। तो वो जो अमाइलोप्लास्ट है, वो स्टार्च जब खाने के लिए दे देगा सीड को कि लो तुम ग्रो अप हो जाओ, फिर जाकर आगे चलकर तुम क्लोरोप्लास्ट बनना, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट बनने के बाद मुझे खाना देना, मैं भी खाऊंगा, है कि नहीं? सेल को बोलेगा कि नहीं? तो वही बात है, जो अमाइलोप्लास्ट है उसके अंदर जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए ऐसे ही रहता है, ठीक है। और थाइलाकॉइड्स वहाँ पे हो सकते हैं, मुझे पता नहीं है उसके बारे में, मैं उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ अमाइलोप्लास्ट में थाइलाकॉइड है कि नहीं, पेपर रिसर्च पेपर देखना पड़ेगा, बट भाई डीएनए होता है वहाँ पे, ठीक है। और क्या होता है क्लोरोप्लास्ट में? एक एंजाइम, ऐसे एंजाइम के नाम बोलो जो क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, एग्जाम में आता है वो, मैक्सिमम टाइम आता है, बोलो भाई। रूबिस्को भाई। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। हाँ। ठीक है, रूबिस्को याद रखना है, ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और रूबिस्को को, मतलब रूबिस्को को जो सिंथेसिस करता है, जो जीन चाहिए रूबिस्को सिंथेसिस के लिए, वो क्लोरोप्लास्ट के पास ही है, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, और क्या मैंने छोड़ा? इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट जो है, जो सेकेंड वाला, क्या क्या सर सुस्ती? सेकेंड वाला आपने जो लिखा है, फ्रॉम इन सूट्स फ्रॉम ड्रग, अच्छा वो ब्राउन बैकग्राउंड। नहीं दिख रहा है, मैं उसको हाँ चेंज। दिख रहा है सर, वो जो लिखा है डार्क अच्छा, ग्राउंड है या डार्क ब्राउन प्लांट्स है? ग्रोन, डार्क ग्रोन, GROWN। सर क्या होता है? देखो, फॉर्म इन सूट्स ऑफ ड्रैग ग्रोन प्लांट्स, ठीक है। ड्रैग ग्रोन प्लांट्स मतलब क्या है? देखो, जो फॉरेस्ट का हमारा कैनोपी होता है,
कैनोपी समझ रहे हो, मतलब फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप का प्लांट्स होता है। जो नीचे वाला प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा यार उनके पास जो धूप होता है, सनलाइट होता है, वो उनके पास नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जो बड़े बड़े ट्री है जो ऊपर कैनोपी लेवल में ऊपर है, वो शेड कर देते हैं। ठीक है। हॉर बैंड सा होता है। हाँ, वो शेड करने के बाद जो इटियोप्लास्ट होता है वो क्लोरोप्लास्ट से ज़्यादा एफिशिएंट है लाइट को कैच करने में। ठीक है, बट वो सेंसिटिव भी है, उतना ज़्यादा सेंसिटिव भी है। बट क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जब वहाँ पे प्रेजेंट होता है वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है लाइट्स को। बट ऑल दोज इटियोप्लास्ट को वो शेड करके, मतलब इटियोप्लास्ट जो प्लांट में है डार्क ग्रोन प्लांट्स में, वहाँ पे तो यार बहुत ज़्यादा शेड है ना, तभी उनको कुछ लॉस नहीं होता है जब वो इटियोप्लास्ट सूट में होता है। देन आगे चलकर जब वो सूट डेवलप कर जाता है अच्छे से, वो इटियोप्लास्ट धीरे धीरे क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होने लगता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि फ्रॉम इन सूट इन ऑफ डार्क ग्रोन प्लांट्स डिस्टिंक्टिव इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आया है ये बात? यस सर। ओके। देन क्लोरोप्लास्ट वो ग्रीन टिश्यू में पाया जाता है। अमाइलोप्लास्ट वो प्रोमिनेंट इन रूट्स, स्टोर स्टार्च एंड ये सीड में पाया जाता है। ठीक है, रूट एंड सीड। देन क्रोमोप्लास्ट जो फ्लावर का कलर है वो सब में हेल्प करता है। यार को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हिच ऑफ द प्लास्टिड हेल्प्स इन पॉलिनेशन, तो 2, 3, 4, 5 कौन सा होगा? 5 होगा सर। हाँ, गुड। ठीक है, 5 ही सही आंसर है, क्रोमोप्लास्ट ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अमाइलोप्लास्ट देखो, जो मैं बोल रहा था सीड में हमको मिलता है, वो स्टार्च ही स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो ना, मतलब जो एस मार्क हुआ है ये वाला पोर्शन जो थोड़ा ऊपर, मतलब थोड़ा राउंड होके है, वो स्टार्च ग्रेन ही है। ठीक है, तो देन चले क्लोरोप्लास्ट जीन के बारे में। देखो, इनहेरिटेंस इज टिपिकली यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल मतलब एक ही पेरेंट उसको क्या करता है, इनहेरिटेट करता है। इधर मदर के थ्रू होता है कि नहीं? नहीं तो जहाँ पे आसेक्सुअल, मतलब जहाँ पे बॉडिंग क्या बोलते हैं रे भाई, ग्राफ्टिंग वगैरह करना पड़ता है, जिसका सीड फॉर्मेशन जो प्लांट का नहीं होता है, वो आइदर मेल प्लांट से हो सकता है, नहीं तो फीमेल प्लांट से हो सकता है। मतलब जो प्लांट को हम डायरेक्टली उसका स्टेम लेके फिर अरे उसको क्या बोलते हैं रंजीत, टर्म क्या बोलते हैं? कौन से सर? जब हम हाँ हाँ क्या बोला? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसी टाइम वो कोई भी, मतलब आइदर मदर से जा सकता है, नहीं तो फादर से जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होता है। बट जहाँ पे सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है वो इनहेरिटेट करता है मोस्टली, मतलब मदर के थ्रू ही इनहेरिटेट करता है। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है यूजुअली मैटरनल। देन मल्टीपल मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व, नॉट वेल अंडरस्टूड। क्लामाइडोमोनास में क्या होता है ना, हाँ, क्लोरोप्लास्ट डीएनए को हम सीपी डीएनए बोलते हैं। ठीक है, सीपी डीएनए, क्लोरोप्लास्टिक डीएनए। ठीक है, तो ये क्लामाइडोमोनास वाला छोड़ दो, तुमको नहीं चाहिए, मतलब ज़्यादा उसमें अंदर जाने का ज़रूरत नहीं है। बस सेकेंड पॉइंट में ये याद रखो कि एसेंशियली ऑल द प्लास्टिड्स ऑफ डीएनए यूजुअली द सेम डीएनए थ्रू द ऑर्गेनिज्म, उसको होमोप्लाज्मी बोला जाता है। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे ना अभी कि जो प्लास्टिड होता है उसका डीएनए तो सेम रहेगा, वो बस क्लोरोप्लास्ट चेंज होता रहता है।
कभी उसको चाहिए तो वो क्रोमोप्लास्ट बनता है, कभी उसको चाहिए क्लोरोप्लास्ट बनता है। जैसे टमाटो मान लो, टमाटो का जब फ्रूट्स होता है वो ग्रीन होके रहता है, वहाँ पे क्लोरोफिल होते हैं, तब उसके बाद वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, द डीएनए सीक्वेंस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन, इसीलिए वो हाईली कंजर्व है। जैसे कि हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, जब भी हमारा प्लांट आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, कोई भी नया स्पेसिस है, क्लोरोप्लास्ट जीएनए को, सीपीडीएनए को आज मार्कर के हिसाब से हम यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ। ओके सर क्लोरोप्लास्टिक डीएनए हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड? भाई, डीएनए है, डीएनए बोला जाता है, वो डिप्लॉइड कैसे रहेगा? क्रोमोसोम थोड़ी ना है वो, समझ रहे हो मेरा बात को? सर उसका जीनोम जो है वो तो जीनोम में तो हैप्लॉइड कंडीशन है। क्योंकि मदर से आता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के केस में तो डिप्लॉइड ही होगा ना, कि प्लांट तो डिप्लॉइड होता है और मदर से इनहेरिट होगा तो हैप्लॉइड होगा ना। अच्छा, इससे ये पूछ रहे हो? तो यार वो डिप्लॉइड नहीं हो सकता है, क्योंकि हैप्लॉइड ही होगा। सही बात है। ठीक है, शुभम सर से एक बार पूछ लेना, मुझे देखना पड़ेगा, बट मैंने जो क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा हुआ है अच्छे से, देखो जेनेटिक्स मेरा वो पर्सन नहीं है, बट क्लोरोप्लास्ट में मैंने ऐसा नहीं पढ़ा वो हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है। बट क्वेश्चन अच्छा है, मैं देख के बताऊंगा तुमको। ठीक है, हाँ सर। ओके। देन क्लोरोप्लास्ट जो डीएनए है उसका जनरल फीचर है, वो डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर मोड है, जैसे कि हम डिस्कस किए थे, राइट। एंड देयर इज नो हिस्टोन नहीं है, इसीलिए वो जो जीन है वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस हो पाता है। बट अब बाउंडेड प्रोटीन, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटीन है जो बाइंड करके रखते हैं, बट हिस्टोन क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन नहीं है, इसीलिए वहाँ पे आसान होता है जीन को एक्सप्रेस करना। ठीक है, वो जो प्रोटीन है उसको HU प्रोटीन बोला जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज इनटू न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में भी प्रोटीन होते हैं डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो न्यूक्लियोइड में होते हैं। ठीक है, जीसी कंटेंट इज टिपिकली लेसर देन न्यूक्लियर डीएनए। यार जीसी कंटेंट क्यों हमको इम्पोर्टेंट, मतलब जीसी कंटेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन बताएगा? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सबका खत्म हो गया ना कॉलेज में? हाँ सर। जीसी कंटेंट क्यों चाहिए? अच्छा, ये पहले ये मुझे बोलो कि जीसी के अंदर जो बॉन्ड होता है वो कौन सा वाला बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। है हाँ ठीक है, वो साइज करता है डीएनए को, तो इसलिए वो ज्यादा चाहिए। वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है डिफिकल्ट अदर देन सिंगल डबल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे होगा वहाँ पे डीएनए ज़्यादा स्टेबल होगा या ज़्यादा अनस्टेबल होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल होगा स्टेबल सर। होगा। डेफिनेटली, इसीलिए जो हमारा न्यूक्लियर डीएनए है वहाँ पे जीसी कंटेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है। ठीक है, कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है, और क्लोरोप्लास्ट में जीसी कंटेंट कम रहता है, मतलब वहाँ पे उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्लोरोप्लास्ट खुद प्रोटेक्ट कर लेता है, और बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है ना, इसीलिए उनको वो दिक्कत भी नहीं होता है। ठीक है, देन मल्टीपल कॉपी हो पाया जाता है पर प्लास्टिड, मतलब एक ही प्लास्टिड में तुमको 30 to 100, बट हम अभी जो हमारा था ना प्लांट फिजियोलॉजी, जब हम रिसर्च पेपर देख रहे थे अभी तो बोल रहे हैं वो 120 to 130 तक कॉपीज पाया जाता है, बट बुक के हिसाब से 30 to 100। भाई तुम इसको ही नोट करो, क्योंकि एग्जाम में वो पेपर से नहीं डालेंगे, वो बुक से ही डालेंगे। ठीक है, दैट इज ऑल, मतलब सभी सेल में सभी एक क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए है उसका मल्टीपल कॉपी तुमको मिलेगा 30 to 100।
यार एक बार सोचो ये बात को लेके, तुम वहाँ पे कोई भी तुम्हारा जीन इंसर्ट कर दिया, ठीक है, वहाँ पे 30 to 100 कॉपी, मान लो 70 के आसपास कॉपी है, तो तुम्हारा प्रोटीन कितना फॉर्मेशन होगा कंपैरेटिवली टू द न्यूक्लियस? 70 टाइम्स मोर, राइट? हाँ न्यूक्लियस में एक बार एक्सप्रेस होगा और क्लोरोप्लास्ट में 70 टाइम्स एक्सप्रेस होगा, तो कितना ज़्यादा होगा? बहुत ज़्यादा। बट वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि हमको कोई जीन एक्सप्रेस करना है तो उसको मतलब जो mRNA है वो फॉर्मेशन होके यहाँ पे आएगा, वो कितना बड़ा mRNA है, वो सब जब ऐड होते हैं वहाँ पे वो 15 to 16 टाइम्स मैक्सिमम मतलब मोर होता है कंपैरेटिवली टू न्यूक्लियर जीनोम एक्सप्रेशन, ठीक है? क्लियर? या डाउट रह गया है यहाँ पे भी थोड़ा, मतलब लास्ट? बोलो भाई। सर फिफ्थ वाला फिर से बोल दीजिए। फिफ्थ वाला नहीं बोला, फोर्थ वाला बोला था। देखो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ऑल दो क्लोरोप्लास्ट जो है उसका डीएनए का कॉपी जो रहता है 70 रहता है, 70 कॉपी ऑलमोस्ट, मान लो 30-100, तो उसके बीच में कहीं पे चले जाओ 70 to 60 कॉपी रहता है, राइट? तो कोई भी हाँ सर। तुम्हारा इंटरेस्ट बेस्ड कोई जीन तुम्हारे पास है, तुम उसको क्लोरोप्लास्ट में एक्सप्रेस करना चाहते हो, जैसे कि जीन एडिटिंग करके, ठीक है? समझ रहे हो? तो तुम जब हाँ सर। क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में उसको इंक्लूड कर दोगे तो तुम्हारा कितना कॉपी बन जाएगा जीन का? 70 कॉपी, है कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। तो बट तुम न्यूक्लियस में करते तो न्यूक्लियस में एक ही कॉपी बनता, है कि नहीं? तो न्यूक्लियस में जब एक बार वो एक्सप्रेस होगा वो जीन, मान लो कोई भी जीन तुमको एंटीवायरल, मान लो कोरोना के वैक्सीन वाला जीन, ठीक है, फॉर एग्जांपल, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, उसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना, ये पॉसिबल नहीं है। वैक्सीन वाला जीन तुम अपना डीएनए में डालोगे, न्यूक्लियर डीएनए में, तो वो एक ही बार एक्सप्रेस होगा एक ही टाइम पे, राइट? जो mRNA बनेगा वो तो एक ही बार बनेगा ना, समझ रहे हो? फिर mRNA ट्रांसलेशन के लिए जाएगा। बट जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में तो वो 70 टाइम्स बनेगा ना, है कि नहीं? क्योंकि 30 हाँ सर। क्योंकि 30 to 100 कॉपी है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए तो अभी सब लोग क्लोरोप्लास्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, भाई इसमें हमको जीन एडिटिंग करना है, उसमें और नहीं करना है। न्यूक्लियस में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बट कंपैरेटिवली न्यूक्लियस वाला थोड़ा स्टेबल होता है, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट के ऊपर होने में अभी टाइम लगेगा। देन फिफ्थ पॉइंट को आए तो इट कैन बी 10 to 20% ऑफ द टोटल डीएनए इन लीव्स। 10 to 20% टोटल डीएनए ऑफ लीव्स मतलब समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमको सेल में जितना रूबिस को चाहिए वो क्लोरोप्लास्ट ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है? आई थिंक हो गया आज के लिए। यहाँ पे बस ये वाला बस एग्जाम्पल है, मतलब रिलैक्स्ड cpDNA मॉलिक्यूल फ्रॉम द लिट्यूस। देखो ये जो रीजन तुम देख रहे हो ना, मतलब जो लाइन सा है, क्रॉसर फॉलो करो तो ये वाला मेनली क्लोरोप्लास्टिक डीएनए है, ठीक है? बस एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का वो इमेज है। ओके, इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्लोरोप्लास्ट के ऊपर और थोड़ा देखेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज शाम को क्लास लेने का सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा क्लास है 26 को, इसीलिए। ठीक है, हाँ। और सिलेबस के बारे में मैं ये बोल दूँ कि जो एग्ज़ाम होगा तुम्हारा 31 को, किस किस का एग्ज़ाम है 31 तक? सालेपुर अच्छा का लेक्चर था। अच्छा, सालेपुर का होगा तो यार ठीक है। 31 को ख़त्म, सॉरी 30 को ख़त्म होगा, तो 31 को हम सोच रहे हैं क्या करेंगे एग्ज़ाम। तो मेरा जो पोर्शन आएगा
अभी तक जितना मैंने कवर किया है सब कुछ आएगा, उसको ओवरव्यू कर लेना। मैं आज अपलोड कर दूंगा टोटल, मतलब वीडियो लेक्चर 3 लास्ट 3 क्लास का और क्लास पीपीटी भी। ठीक है, शाम को क्लास लेता हूँ तो शाम के बाद, क्लास लेने के बाद ही करूँगा। सर यस। शाम को एक ही क्लास होगा? क्यों भाई, 2 क्लास होगा। और और कौन क्लास करेंगे? वर्षा मैम? जागृति करेगी और मैं ही करूँगा शायद। पता नहीं, मैं लैब जाने वाला हूँ अभी 10-15 के अंदर। ठीक है, लैब से कब आ रहा हूँ वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, मैं देखूंगा, मतलब 2 बजे तक मुझे पता चल जाएगा। जागृति को बोलूँगा, जागृति तुमको टाइम बता देगी उसकी, फिर उसके बाद वाला जो क्लास होगा नहीं तो वो मैं ले लूँगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके। ओम सर आ गए हैं शायद। सर आप है यहाँ पे? ओम सर, सर नहीं आए हैं। अरे बोलो भाई, और किसी। सर हाँ रंजीत, बोल भाई। सर ये जो क्लोरोप्लास्ट का पोर्शन ये पाथफाइंडर में दिया है? नहीं, वहाँ पे बस क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा ही दिया है। ठीक है, मैं तुमको बुक से नोट करके, वो स्क्रीनशॉट लेके बुक से तुमको भेज दूंगा, पॉइंट आउट करके, ताकि तुम उसी से ही पढ़ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो कूपर है, कूपर से उसको मार्क करके तुमको वो स्क्रीनशॉट लेके वार्ड, मतलब तुमको भेज दूंगा मैंने नोट। अच्छा अच्छा। ठीक है, ओके। किसी को क्लोरोप्लास्ट में रिसर्च करना है तो भाई आगे बहुत स्कोप है। ठीक है, आगे चलकर सब सुनेंगे। अभी जैसे तुम सेरम देख रहे हो ना, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हो सकता है आगे चलकर क्लोरोप्लास्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो जाए। क्योंकि प्लांट देखो, जब हम कोई भी वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए जाते हैं तभी दिक्कत ये होता है कि हम उसको उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी एनिमल का जो सेरम है उससे ही निकालते हैं, राइट? सर प्लांट में तो भी एंटीबॉडी होता है कुछ कुछ। एंटीबॉडी होता है प्लांट में? यार मुझे तो पता नहीं था। हाँ सर, मैंने पढ़ा था तो वो बायोटेक। अच्छा, ऐसा होता है, मैंने देखा नहीं। बट यार ये जो मतलब जीन, कुछ कुछ होता है थोड़ा थोड़ा। बट अभी साइंटिस्ट ऐसा सोच रहे हैं, मतलब अभी 2 दिन हुआ है, बट उसको यार ये जो सीन है ना, प्लांट वाला सीन, वो तो आने में बहुत टाइम लगेगा। बट यार आगे चलकर ऐसा हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते हम। बट यार इंडिया इंडिया में तो नहीं होगा। इंडिया में लोग सोचते हैं कि अ, मतलब लोग ओम सर आएंगे तो मुझे बताना, ठीक है? हाँ इंडिया में लोग सोचते हैं कि भाई हम फर्टिलाइजर यूज़ करके खाना खा लेंगे, पेस्टिसाइड्स यूज़ करके खाना खा लेंगे, इंसेक्टिसाइड यूज़ करके खाना खा लेंगे, बट हम जीएमओ नहीं खाएंगे। जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स में भाई सब कुछ उसमें दिक्कत हो जाएगा, हमारा डीएनए चेंज हो जाएगा। बीटी आ जाएगा। हाँ भाई, हद है लोगों को। सब तुम भी सब आपने घर पे समझा होगा। लेकिन चेंज करना पड़ेगा इंडिया के लोग का। नहीं, इंडिया नहीं, बाहर भी होता है। कुछ एनजीओ ऐसा है, ठीक है, वो आ जाते हैं आके तो जब भी। टोमेटो आया फिर हाँ टोमेटो बैन हो गया। सर यूरोपियन कंट्रीज में ये ज्यादा चलता है कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं खाते, वो जला देते हैं जब एक्सपेरिमेंट्स होता है। भाई भाई, जेनेटिक्स मॉडिफाइड प्लांट जो जीएमओ है वो यूरोपियन में सबसे ज़्यादा चलता है। ठीक है भाई, उनको पता है कि पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स यूज करने से बेहतर भाई जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स ही खा लो। ठीक है, वो जो बायो अक्यूमुलेट होके वो कैंसर वगैरह कराता है ना, मतलब होता है ना हमको बॉडी में, वहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च होता है फूड पॉइजनिंग से।
ठीक है, और बहुत सारे सेफ्टी रेगुलेशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि राइस ऐसे ही निकल गया जेनेटिक मॉडिफाइड होके, या जो बीटी ब्रिंजल हुआ वो ऐसे ही निकल गया। भाई उसको 15 साल 20 साल लगता है, 20 साल कंटिन्यूसली रिसर्च के बाद ही पता चलता है कि भाई हाँ ये सेफ है, तभी तो निकाला जाता है ऐसा। भाई साइंटिस्ट थोड़ी ना बैठे हुए हैं यहाँ पे तुम्हारा बुराई करने के लिए, तुमको बचाने के लिए बैठे हुए हैं। तुमको प्लाक कार्ड लेके आ जाता है एनजीओ वाले, भाई जीएमओ आ गया, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, मतलब सब ज्ञान बांटने लगते हैं उस टाइम। जैसे अभी वैक्सीन के टाइम कहीं पे भी चले जाओ, पूछ लो भाई ये वैक्सीन, मतलब वैक्सीन के बारे में बात शुरू कर दो, फिर तुमको वो बताने लग जाएंगे, मतलब क्लास अपना 10th क्लास होगा, 9th क्लास तक पढ़ाई हुआ होगा, वो बोलेंगे तुमको वैक्सीन, ये वायरस आता है, वो ऐसे होता है, ठीक है। मतलब मेरा यहाँ पे ये मीनिंग है कि जो बारे में तुमको अच्छे से पता नहीं है ना, पहले पता करो कोई भी एक्सपर्ट से। ऐसे ही विदाउट वेरीफाई करके तुमको पता नहीं है कुछ भी बोल देना, वो गलत चीज़ है, समझ रहे हो। जीएमओ कंपैरेटिवली अच्छा है इंसेक्टिसाइड से, पेस्टिसाइड से, फर्टिलाइजर से, और वो ज़्यादा स्ट्रेस रेगुलेशन होता है। मतलब हमारा जो, देखो हम फर्टिलाइजर यूज़ कर लेंगे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज़ कर लेंगे फील्ड में, बट आगे चलकर भाई ड्रॉट हो जाता है ना, वो कुछ काम में नहीं आता है, कितना भी फर्टिलाइजर तुम डाल दो। बट जो जीएमओ होते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं, वो ड्रॉट में भी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो डिफरेंस वही है ना, हमको समझना पड़ेगा ये बात को। एक सेकंड लाइन में रुको, ओम सर भूल गए हैं क्या उनका क्लास है, मैं कॉल कर लेता हूँ एक बार। कृष्णा किसी बुझिबे सॉरी सर, सर मेरा फ्रेंड बोल दिया ऐसे। क्लास नंबर नहीं हम्म अच्छा अच्छा सॉरी 9:30 मो क्लास केतବେଳେ ଗଲି କି ମୁଁ ବୋଧେ 8:15 ଆଉ ମୋ କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲାଣି ନା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଦେଲି, ସରି ମୁଁ କହିଲି 9:15। ହଉ 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 ବାଏ। अरे क्या हुआ पता है, सर का क्लास तो 9:30 से है ना, मैं सोच के रखा हूँ कि 9:15 से है। मैं सोच रहा हूँ सर क्यों नहीं आए अब तक, सर क्यों नहीं आए। सर बोल रहे हैं कि 9:30 से क्लास है। अरे मैं सोचा अच्छा 9:30 से मेरा क्लास खत्म हो रहा था। अरे तीसरी लेफ्ट हो गई। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ जनरल डाउट? लैब देखना है हमारा ग्रुप में, हाँ सर। फोटो हाँ भेजो। सर। सर आज जाके भेज दीजिए। रुक रुक, मेरे पास फोटो है, मैंने आस्था ने मुझे मैसेज किया था तो मैंने आस्था को भेजा था, अभी भेजता हूँ ग्रुप में। सर सर बहुत ओम अच्छा लग रहा था आपका लैब। हाँ भाई अच्छा है भाई। सर ओम सर क्लास में लेंगे। नहीं लेंगे, लेंगे ना भाई, लेंगे लेंगे। हाँ सर अब भेज दीजिए। सर आप लोगों की संडे में भी लैब होती है क्या, कि संडे है? भाई संडे रिसर्च करना, रिसर्च होता है, संडे नहीं होता है। तो पूरा दिन होता है क्या आपका लैब? भाई दिन क्या, रात भर भी तुम काम कर सकते हो, बट डिपेंड करता है लैब, मतलब काम के ऊपर। मुझे तो पसंद है रात को भी काम करना, अच्छा फीलिंग आता है, कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होता है रात को। अच्छे से काम करो, बैठ के सोचो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सबने देख लिया क्या पिक्चर? सर वो पहला वाला स्पेक्ट्रोस्कोपी का मशीन है। एचपीएलसी भाई, एचपीएलसी, उसके उस तरफ जो एक ब्लू कलर का मशीन दिख रहा है वो है 96 ओएल प्लेट रीडर। 96 ओएल होता है, मतलब खाली जगह होता है, ठीक है। सर हाँ सर स्वस्तिका को अलाउ कीजिए।
स्वस्तिका को, अच्छा अच्छा, मैं उससे ज्वाइन करता हूँ। एक सेकेंड, स्पेशल क्लास। और किसी को लैब लैब कैसा लगा? कुछ नहीं है मतलब, कुछ हो गया? सर और जो सब मशीन है वो सब, कहाँ पे? वो जो फर्स्ट वाला पिक में। होस्ट वाला पिक में, एक सेकेंड। कहाँ पे फर्स्ट वाला पिक में भाई? एक एचपीएलसी है, ठीक है, वो जो डेस्कटॉप के पास है, वो एचपीएलसी है, उसके पास वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है जो 96 एलिसा रीडर। एलिसा पता है, जो एचआईवी टेस्ट के लिए यूज होता है, हाँ सर। ठीक है, वो एलिसा रीडर है। उसमें हम प्लांट का जो एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है उसको, एक डीपीपीएच आज से होता है, डीपीपीएच, ठीक है। सर ठीक। तो जो सेंट्रल तीसरी को थोड़ा सा अलाउ कीजिए। तीसरी को, ओके। सर हाँ, सर आज जब लैब जाएंगे वो सेंट्रिफिकेशन को खोल के उसका अंदर का फोटो थोड़ा भी। अरे भाई साहब, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? कुछ नहीं होता है वहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस सेंट्रीफ्यूज के अंदर वो ट्यूब डालना होता है, ठीक है, भेज दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो नए नए एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं। अरे भाई, तुमको और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा, पहले आ जाओ अच्छे वाले यूनिवर्सिटी में, देखो साइंस क्या है, कितना अच्छा है साइंस को एक्सप्लोर करना। एटलीस्ट देखो, जॉब के पीछे कभी मत भागना, ठीक है, जॉब को जॉब की जगह पे रहने दो, पढ़ाई करो। पढ़ाई करो, एंजॉय करो। साइंस 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 नॉलेज है भाई, साइंस कोई जॉब दिलाने वाला तुमको वो नहीं है, एमबीए का डिग्री नहीं है, ठीक है। पैसा चाहिए, मानता हूँ, पैसा सबका सबका लाइफ में पैसा इम्पोर्टेंट है, बट सेटिस्फेक्शन तो नॉलेज ही देता है ना। ला, लास्ट में जब के तुमको तो पैसा सब कुछ नहीं देगा। ओम सर आ गए क्या? सर नहीं आए। नहीं सर, वो एक गाइडर एमआरएनए है वो। अरे वो उसमें से मैंने और एक बार लॉग इन किया हुआ हूँ, क्योंकि मेरे वाला आईडी से वो ये नहीं होता है ना, एडमिट नहीं होता है ना। स्वस्तिका इतनी लेफ्ट हो गए थे इसलिए। सर मैं हूँ। अरे मैंने तो एडमिट किया ना। सर ओम सर शायद इवनिंग वाले लिंक से ज्वाइन हो। सर ने मैं मैसेज किया ग्रुप में, मैं बोल देता हूँ, रुको। यहाँ पे आ जाए या हम्म। हम चले जाए। अरे यहीं पे ही रुको, वहाँ पे क्यों जा रहे हो? सर को आने दो। सबका ब्रेकफास्ट खत्म? हाँ सर। नो वो सर। सर, सर हमें बुला रहे हैं, हम नहीं जा पा रहे हैं। सर। सुस्ती का रूम साफ चल रहा है क्या? अरे यस ओ, सर। ओ ओम, स्पेशल क्लास वाला रे पड़े पिला सब वेट कर, हाँ। ठीक है, एंजॉय करो। तुम सब लोग आ गए हैं कॉलेज के पास, मतलब जो जो बाहर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, यस सर। सबका कॉलेज ओपन हो गया राइट? यस सर। प्रियम बता, तुम्हारा क्या है, मतलब कॉलेज के पास है या घर या दूर है?
सर चैम्बर। अच्छा गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, ओम सर आ गए सर, बाय, टेक योर क्लास। हाँ ओके बाय सर। ओके, बाय 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 बच्चे। गुड मॉर्निंग। बाय। बाय, गुड मॉर्निंग। ହ୍ୟାଲୋ, ଏଟା କି ଗୀତଟା ରଖିଛୁ ରେ? ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଗୀତଟା, ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ରେ ଗୀତଟା।